Hi students, welcome to Magnet Brains. This is Priyanka Dudani, your teacher for class 12th Business Studies. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो निकाल लीजिए अपना क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम सारे क्वेश्चन सारे आंसर नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं. आई हैव कवर्ड योर एनसीईआरटी, योर रिफ्रेशर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. एंड जो हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे, शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस कवर्ड हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखना. सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स इज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया which provides you complete quality free education from kindergarten to class 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. Apart from that, we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. सो अगर आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स या कोई भी पहचान का जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप उन्हें हमारा हिंदी मीडियम चैनल रिकमेंड कर सकते हैं. देयर वी टीच फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन फंक्शनल फोरमैनशिप एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो आपको प्लानिंग और प्रोडक्शन वाला वो डायग्राम याद है? यस. तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है एंड ये पिछले सालों में पूछा गया है. सो फोरमैन, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन डायग्राम बनाएंगे. सो फोरमैन रिफर्स टू द वन हु इज एन इंचार्ज ऑफ वर्कर्स. फोरमैन कौन होता है? जो वर्कर्स का इंचार्ज होता है एट ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल. ही फॉर्म्स द लिंक बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. अकॉर्डिंग टू टेलर, इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ फोरमैन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द फैक्ट्री. टेलर ने ऑब्जर्व किया कुछ क्वालिटीज जो एक गुड फोरमैन की होनी चाहिए. उसको नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए और उसके साथ टैक्ट होना चाहिए, उसको थिंग्स को डील करने का जजमेंट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. हाउएवर ही ऑब्जर्व दैट नो सिंगल पर्सन कैन हैव ऑल द क्वालिटीज. तो उन्होंने सजेस्ट किया फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने पूरी बातें लिखी. सो इसका जो सजेशन था वो कैसे था? टेलर सजेस्टेड दैट द प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन फंक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, टेलर ने दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर दिया था. याद आया कि नहीं आपको कंसेप्ट? Each having a separate in charge. Both production in charge and planning in charge in turn would have 4 personals under them. तो मतलब planning के अंदर 4, production के अंदर 4, total कितने हो गए? 8 members. So students, 4 person who work under planning in charge are इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. तो आपको इनके मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुकी हूँ. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोडक्शन इंचार्ज में आते हैं वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. ठीक है. सो इसके बाद आता है हमारा डायग्राम जो आपको बनाना होगा. सो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1. आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना. ये डायग्राम है एंड ये 8 आपके जो यहाँ पर आते हैं ना प्लानिंग के अंदर. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है? जो इंस्ट्रक्शंस देता है. रूट क्लर्क जो पूरे स्टेप्स बताता है क्या क्या करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो स्टैंडर्ड टाइम एंड जो कॉस्ट आता है जॉब को कंप्लीट करने में वो बताता है. डिसिप्लिनेरियन जो ये इंश्योर करता है कि सारा काम हार्मनी में हो रहा है. इसके साथ स्पीड बॉस कोई भी काम स्पीड अप कैसे हो वो ये सब बताता है. गैंग बॉस जो सारे टूल्स हैं वो सब एक्यूमुलेट करता है. रिपेयर बॉस जो मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क करता है. इसके साथ इंस्पेक्टर जो ओवरलुक करता है सारी चीज़ों पे. सो प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज की फंक्शनल फोरमैनशिप के कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह से समझाना है. स्टार्ट करेंगे आप फोरमैन से लेके फंक्शनल फोरमैनशिप पर आएंगे. फिर उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप को आप डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट्स में. फिर उसके बाद पर्सनस को एंश्राइन करेंगे एंड फिर डायग्राम बनाएंगे. ओके, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टार मार्क कर लो, पक्का एग्जाम में क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. So students, before starting question 2, I know the days have been hard. I know that you are studying super hard, but yes, we have to maintain Q&A register properly. कभी कभी ऐसा होता है, आप ऐसा सोचते होगे कि
अभी तो लेक्चर चल रहा है, बाद में नोट डाउन कर लेंगे, बट बाद में वो पाइल अप होता जाता है। आज आप स्टार्ट करो, आज ही फिनिश करो, चाहे आपको देर रात हो जाए, बट आज का जो सेशन है उसके जितनी भी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी आज ही करो, उसको समझो एंड ईयर लॉन्ग आप इसी तरह पढ़ते रहो, ठीक है। By the hard days we will overshine and we will come through and we will वी विल पास थ्रू फ्लाइंग कलर्स, जिससे क्या होगा, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सारे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे एंड अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी आप हमसे क्लियर करेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इतना ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन देता है कि आपको कोई और प्लेटफॉर्म की नीड ही नहीं है। सो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को इफ़ यू फील लाइक येस वी आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, तो एक लाइक करो फटाफट एंड देन वील प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केस स्टडी बेस। करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 months अगो इन द पास्ट कंपनी, मतलब करण नाथ ने डी नॉर्थ मोटर कंपनी ले ली अपने फादर से 3 महीने पहले। इन द पास्ट company was not performing well. Karan was determined to improve company's performance. He observed that the methods of production as well as selection of the employees in the company were not scientific. मतलब उन्होंने देखा कि कंपनी जो पास्ट में थी, उनके एक्विजिशन से पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। उसके बाद वो एकदम डिटरमिन्ड हो गए कि अब मुझे कंपनी को एक लेवल पे लेके आना है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। उसके बाद लिखा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज वर नॉट साइंटिफिक। उन्होंने देखा मेथड स्टडी यानी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, और इसके साथ एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉयज का जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हुआ, बस ऐसे ही हो गया, साइंटिफिक लॉजिकल अप्रोच फॉलो नहीं की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आगे मेथड स्टडी है ना, टेलर द्वारा दी गई थी जो। ही ऑल्सो फेल्ट दैट वंस द मेथड इज डेवलप्ड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड टू लर्न दैट द बेस्ट मेथड, यानी वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए उस मेथड को लर्न करने के लिए। ही आस्क्ड प्रोडक्शन मैनेजर, उसने मिडिल लेवल मैनेजर के पास गया और उससे पूछा टू डेवलप द बेस्ट मेथड एंड कैरी आउट नेसेसरी ट्रेनिंग। उन्होंने उनको बोला कि देखिए मेथड जो आज तक कंपनी में फॉलो हो रहा था वो इतना फ्रूटफुल नहीं है, आपको एक बेस्ट मेथड डेवलप करना है और सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। ये उसने किसको बोला? प्रोडक्शन मैनेजर को बोला। उसके बाद द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर्स, right from deciding the sequence of operation, place for men, machines, raw material, delivery of the product to customer. This method was implemented through the organization. It helped in increasing the output, improving quality and reducing cost and wastage. अब आपको explain करना है और identify करना है principles and techniques of scientific management followed by production manager. तो आपको पता ही है method study follow हुई है। So साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आप प्रॉब्लम आई है तो ऐसा नहीं कि आपका जो मन आए वो आप करो। लॉजिक, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल अप्रोच के साथ आप एक बेस्ट मेथड डेवलप करो। सो फर्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इट मीन्स यूज ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड फॉर टेकिंग डिसीजन इंस्टेड ऑफ इंस्टिंक्ट। तो वहाँ पर करण नाथ ने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला आप एक मेथड डेवलप करो, यूज करो अपनी थिंकिंग। तो इसलिए फर्स्ट टेक्निक क्या होगी? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। बाकी आप उसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक आई हैव टॉट यू इन क्लासेस। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो जो वर्कर्स की ट्रेनिंग हो रही थी ना, वो यहाँ पर कवर हो रहा है। सो प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। यानी मेथड स्टडी में जो उन्होंने मेथड स्टडी से जो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया, उसकी जो ट्रेनिंग दी गई वो यहाँ पे आता है, उससे वर्कर का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल बीइंग यूज्ड। नाउ टेक्निक कौन सी यूज हो रही है? मेथड स्टडी जो बोलती है देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज मेथड स्टडी। Now let's proceed to question number 3, again a case study. अब जो भी आपने क्लासेस में डिटेल्ड कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट प्लीज बोल्ड पॉइंटर्स को चेंज मत करना। ओके चलिए, आपका विद्यालय
आपका विद्यालय एक ऑर्गेनाइजेशन है विच बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो मतलब ये एक स्कूल टाइप का है जिसमें टीम बिल्डिंग को एंश्राइन किया गया है। यहाँ पे करिकुलर, को करिकुलर और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं पढ़ाई के अलावा। सो ऑन इट्स फाउंडेशन डे अ स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप। तो जब वो बन रहा था, फाउंडेशन डे था, स्टार्ट हो रहा था, तो एक स्टेज की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट थी। अ कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स वाज कंस्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन। तो यानी कि एक कमिटी बनी जिसमें 10 लोग थे, वो बिल्कुल परफेक्ट लोग थे और उन्होंने पूरा फंक्शन प्लान किया। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। उन्होंने डिसाइड किया कि डेकोरेशन के लिए रिसाइकल पेपर यूज़ करेंगे। देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमनी एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। यानी हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट के बिना वो काम कर रहे हैं। विद द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस द प्रोग्राम वॉज सिस्टमैटिकली प्लान एंड एग्जीक्यूटेड। कार्तिक, वन ऑफ द परफेक्ट्स, कार्तिक क्या थे, वो कमिटी मेंबर में एक मेंबर थे, रियलाइज दैट अननोइंगली द ग्रुप हैड अप्लाइड one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of the function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using all these principles. तो उन्होंने देखा कि ये सब करते करते वो तो principles of management को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपसे बता दीजिए, आपसे दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे, बताओ कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल जो यूज़ कर रहे हैं वो है एस्पिरिट डी कॉप्स, यानी साथ मिलके काम करना, यूनिटी के साथ। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल फोर्सेस ऑन प्रमोटिंग टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं थे, यहाँ पे कौन थे, कमिटी मेंबर्स थे, जिसका कौन पार्ट था, कार्तिक पार्ट था। ठीक है, तो केस स्टडी से रिलेवेंस लेकर भी आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। लाइक एस्पिरिट डी कॉप्स वॉज इंश्राइंड एंड वेयर वॉज इट इंश्राइंड दैट ऑल द टीम मेंबर्स वर वर्किंग इन हार्मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ फंक्शन टू बिकम सक्सेसफुल। नाउ स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। तो बहुत सारे फीचर्स हाईलाइट हुए हैं, पर यहाँ पे आपको 2 ही बताने, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से है। नाउ आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज विच आपका विद्यालय कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी। तो कौन सी वैल्यूज है, सबसे पहले वो रिसाइकलिंग पेपर वाली, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट बाय रिसाइकलिंग पेपर, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग पीपल। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हैं जो उन्होंने हाईलाइट करी हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। Every year, a meeting is organized in the lawns of owner of a company. In this meeting, the owner of the company grants some funds for the benefit of the families of the employee. तो हर साल जो कंपनी का ओनर है वो अपने लॉन में एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में वो एम्प्लॉयज़ की फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ पैसे ग्रांट करता है एम्प्लॉयज़ को। द एम्प्लॉयज़ ऑन द अदर हैंड नेवर रेजिस्ट एनी चेंज और पुट एक्सेसिव डिमांड्स। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कभी भी कुछ चेंज करने को या कुछ अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करते। द जनरल इन्वायरमेंट इन द कंपनी इज़ वेरी सपोर्टिव। कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है और एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं वो लोग। एम्प्लॉय टर्नओवर इज़ वेरी लो, यानी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाते। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर, विच प्रिंसिपल विल बी इजीली फॉलोड हियर। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इंडिकेट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, मेंटल रिवोल्यूशन, यानी मैनेजमेंट को वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए, वर्कर्स को मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है, सिंस द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इज लो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच मस्ट हैव बीन फॉलोड हियर इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो और हेडलाइंस याद रखना कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नाउ आपका अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी हैज द सेम यूनिट प्रोड्यूसिंग बोथ स्कूटर्स एंड कार्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस लीड्स टू कंफ्यूजन अमंग employees regarding the reporting as well as differentiation of work. So कंपनी क्या कर रही है, उनका एक सेम ही यूनिट है ना, एक ही जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूटर भी और कार भी।
ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ चीज़ें कार की है, कुछ चीज़ें स्कूटर की है, दोनों ही व्हीकल्स हैं, और कई बार तो पार्ट्स भी सेम हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी चीज़ किसकी है, क्योंकि उस लेवल की नॉलेज नहीं है, राइट। नाउ विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर, वाई and give reasons, state the principle, give an immediate outcome of the violation। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि क्या क्या वायलेट हुआ है, तो प्रिंसिपल जो वायलेट हुआ है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वायलेटेड हियर एज देयर शुड हैव बीन सेपरेट डिपार्टमेंट, यानी स्कूटर का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए था और जो कार्स का डिपार्टमेंट है वो अलग होना चाहिए था फॉर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी वन बॉस एंड वन प्लान, द रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी प्लेस्ड इन वन डिपार्टमेंट, देयर शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार एंड सेपरेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स। अब लास्ट क्वेश्चन, इमीडिएट आउटकम क्या है वायलेशन का, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटीज क्या होंगी, ड्यूप्लीकेसी होगी, वर्क में ओवरलैप होगी, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, कार का डिपार्टमेंट अलग, स्कूटर का डिपार्टमेंट अलग। सो ये था अपना क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो एंड इसको एक बार खुद से रीड करो, आप कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछो। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई होप आपने इसके नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन अ केस स्टडी, दैट इज वर्क इज वर्शिप। केस स्टडी को रीड करते हैं। वर्क इज वर्शिप इज ए लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके स्टूडेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ वर्किंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी है क्योंकि उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया है। ठीक है, सो इनोवेटिव आइडियाज और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने की वजह से वो ग्रो करी है। ठीक है, नाउ 10 years back the organization went through a revolution। 10 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिवॉल्यूशन एंटर किया था, दैट इज ऑल द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज वे प्रॉपरली नोटिस्ड एंड स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म देम वाज नोटेड। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ पे ऑब्जर्वेशन था और उनको लेके स्टैंडर्ड टाइम जो जॉब्स में लगता था वो नोट किया गया। ओके, दिस टुक अ फ्यू मंथ्स एंड नाउ द कंपनी कुड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ डेज टू बी इन्वॉल्व एंड द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कंपनी को अब पता है कि उनको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और कितने दिन लगेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने में और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस क्या फॉलो करने हैं। ओके, ईयर लेटर दे मूव टू अनदर लेवल बाय कंसिडरिंग द स्ट्रेस इन्वॉल्व इन द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स, द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, यानी फेटीग स्टडी पर उन्होंने ध्यान दिया। इन द फिनिशिंग अ पर्टिकुलर टास्क वे आर नोटेड। ठीक है, this helped the company in optimizing the rest interval for the workers so that their outputs could be increased, and after 6 more months the company decided to reward the efficient workers। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है इस केस स्टडी को पढ़ के। सबसे पहले तो उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ और साइंटिफिक अप्रोच से कंपनी को ग्रो किया। उसके बाद 10 साल पहले की बात बताई कि 10 साल पहले कंपनी ऐसी नहीं थी। 10 साल पहले उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम देखा कि हर जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, और फिर उन्होंने पता किया कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, फिर उन्होंने पता किया कौन सा प्रोसेस लगेगा और कितने दिन लगेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा 1 साल बाद कि अब देखते हैं कि वर्कर्स परेशान हैं, उनकी स्ट्रेस बढ़ रही है क्योंकि उन्हें रेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो रेस्ट इंटरवल पे भी ध्यान दिया। और लास्ट में 6 महीने बाद उन्होंने डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम अपन को देखने को मिल रहा है क्योंकि वो एफिशिएंट वर्कर की बात कर रहे हैं। सो अभी तक अपन देखें तो यहाँ पर टाइम मेथड, ठीक है, टाइम जो स्टडी है वो हाईलाइट हो रही है, यहाँ पर फेटीग स्टडी हाईलाइट हो रही है, और यहाँ पर डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम हाईलाइट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, केस स्टडी पढ़ के अपन को इतना तो समझ में आ ही गया। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। A different rate of wage payment was decided for those workers who performed above the standard। ये मैंने आपको examples के through बहुत बार सिखा चुकी हूँ। The standard was decided. This led to a revolutionary change in the perspective of the workers who now started giving their full efforts in order to increase their wages। यानी दूसरों को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो बाकी workers भी काम करने लगे। Which concept of management has been discussed in the above case? Name the 3 types of this management concept highlighted above. Also identify the lines where these type of
थिंग्स हैव बीन इंडिकेटेड. सो देखते हैं इसका आंसर. हमें ऑलरेडी पता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज इन द होल केस इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, लास्ट में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. तो ये सारी टेक्निक्स यूज हो रही हैं. नेम द 3 टाइप्स ऑफ दिस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड अबाउट. तो कौन से 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स है टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. अब आपको ना इसके साथ उनकी लाइन्स भी बतानी है, कौन कौन सी लाइन्स में वो हाईलाइट हुए थे. सो टाइम स्टडी, all the operation and activities were properly noticed and the standard time taken was to be performed was noted. तो ये 3 लाइंस थी केस स्टडी में. याद है आपको? फैटिग स्टडी में कौन सी लाइन थी? रेस्ट इंटरवल्स, है ना, स्ट्रेस लेवल को देखते हुए. सो द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन फिनिशिंग अ पर्टिकुलर टास्क वेयर नोटेड. डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में क्या था? डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट वर डिसाइडेड फॉर दोज हु वर्कर्स हु परफॉर्म्ड अबाउट द स्टैंडर्ड. ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये, एकदम सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी. अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो मैग्नेट ब्रेन्स के सभी स्टूडेंट्स तो फटाफट आंसर लिख लेंगे, क्योंकि हमने सारी केस स्टडीज़ की हुई है. स्टूडेंट्स हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी भी, उसके अलावा हम रिफ्रेशर्स भी कवर कर रहे हैं. सो आई होप कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है एंड आपको कहीं से भी और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप यहीं से 100 on 100 ला सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ो तो. यस, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो एंड मुझे पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत यूज़फुल है. इसके अलावा हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं अलग अलग, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं. सो यस, कमेंट करो कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसे बेनिफिशियल है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. VLPS होटल्स इज़ अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 7 भी एक केस स्टडी है. ठीक है, सो VLPS होटल, ये एक होटल्स का वो बिजनेस है. ये डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे सब डिसिप्लिन में चलता है. ठीक है, इट हैज़ मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अप्लाई डिसिप्लिन इन ऑल ऑफ इट्स ब्रांचेस विद इक्वल इफेक्टिवनेस. यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी सारी ब्रांचेस में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि सब इफेक्टिवनेस को अचीव करें, यानी सबका काम अच्छे से हो. ठीक है, हाउएवर इट नोज द नेचर एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस आर डिफरेंट. ऑर्गेनाइजेशन को पता है, वहाँ के डायरेक्टर्स को पता है कि हर ब्रांच अलग अलग लोकेशन पे है और हर ब्रांच का नेचर भी अलग अलग है. दे वर्क अंडर द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, different work environments. Even then, discipline is an important management principle is applied to all its branches, big or small, within the country or at the foreign location. Recently, it formed a special body of 5 members to do research on cross functional expertise. So cross functional expertise मतलब सारी branches को लेके उस पे study करना. The organization has learned through the experience of the competitors that the understanding among various functional departments is important for increasing the productivity of the organization. तो cross functional उनने जो experience gain किया उससे उनको ये पता चला कि आपस में सारे functions link होते हैं, इसलिए उन पर expertise करना बहुत ज़्यादा valuable होगा, सारे functions जैसे planning, organizing, staffing वगैरह. So broadly, it can be understood how such body is going to affect the organization through others' experience. When it comes to remuneration of employees, the organization adopts payment of different salaries for the same post. The logic given by organization is that remuneration is based on situation and depends upon employees' capacity and the expenses involved in a particular city. Which nature of principles of management have been highlighted in the above case? अब इस ऐसे केसेस में सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम ये तो हमें समझ ही नहीं आया. अब स्टूडेंट्स ऐसे केसेस जब आते हैं तो आपने देखा शुरुआत हुई थी डिसिप्लिन से, लास्ट में एंड किया रेम्यूनरेशन से और बीच में उन्होंने क्रॉस फंक्शनल चीज़ को इंडिकेट किया. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले ये देखा करो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ब्रांचेस थी, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन थी, वो सारी ब्रांचेस में डिसिप्लिन लाना चाहती थी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ठीक है, सो द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हाईलाइट हो रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ के रखे हैं, तो सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट आपको करने हैं जो आपने पहले पढ़ के रखे थे.
क्वेश्चन पे ध्यान दो, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबाव केस। सो डिसिप्लिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में था एंड बाकी सारी ब्रांचेस में भी था, यानी पूरे में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो इसलिए क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल अपना यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल एंड टू इट्स ब्रांचेस ऑल्सो। फिर उसके साथ कौन सा हाईलाइट हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि उन्होंने एक मेंबर की कमेटी बनाई और फिर उन्होंने स्टडी किया क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज को। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होती है, यानी ट्राई करो और रिसर्च करो एंड अगर एरर आए तो उसे एलिमिनेट करो। ठीक है। कंटिंजेंट मे और मे नॉट हैपन, यानी यहाँ पर ये अप्लाई होता है कुछ सिचुएशन में। द लॉजिक गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन इज दैट रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, यानी रेम्यूनरेशन वाली जो लाइन थी ना उसको लेके ये बोला जाता है कि ये कंटिंजेंट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेम्यूनरेशन इस बेसिस पे डिसाइड किया। हो सकता है एम्प्लॉय की सिचुएशन क्या है, हो सकता है एक्सपेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि इन्हें रेम्यूनरेशन किस बेसिस पे डिसाइड की है। ठीक है, वो कुछ भी क्राइटेरिया ले रहे हैं, इसलिए क्या है, वो कंटिंजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली लाइन इंडिकेट करती है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लो स्टार, बिकॉज ये भी पेपर में आया हुआ है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ओके, सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल फॉर ईच। पहला समझाना है स्केलर चेन, दूसरा समझाना है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल। तो स्टार्ट करने से पहले स्केलर चेन क्या होता है, जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक कम्युनिकेशन का मैं चार्ट बनाऊं तो इस पर्सन को यदि यहाँ बैठे पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो इसको ये पूरा रूट ट्रैवल करना पड़ेगा, बट इमरजेंसी सिचुएशन में वो कर सकता है, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को होल्ड करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के न जाए और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करती है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर अपन को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि हमने उस पर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट सारी कॉस्ट इनकर की होती हैं, और वो छोड़ के चले जाए, इससे बेटर उसको 1 साल का एग्रीमेंट साइन करवाओ। ठीक है, ताकि आपका भला हो। ठीक है, सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, इसको एक्सप्लेन करना है अपन को। Now scalar chain, it is a chain of superiors ranking from top to the lowest ranks. The principle of scalar chain suggests that there should be clear line of authority from top to bottom, linking managers at all levels. ठीक है, the scalar chain serves as the chain of command and also the chain of communication. ये बहुत important है line. Under the chain of command, orders and instruction issued at the higher levels flow through the intermediate managers below reaching the lower levels. तो यहाँ पर वो लोग वो पिरामिड डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा वाला, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यानी टॉप से यहाँ जाता है डायरेक्शन और यहाँ से यहाँ जाता है। सो क्या बोला है देखिए, द फ्लो ऑफ द अंडर द चेन ऑफ कमांड, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड एट द हायर लेवल flow through the intermediate level, issued at the higher level, flow through the intermediate level and but before reaching the lower levels, फिर कहाँ रीच करता है वो, lower levels पे। ठीक है, तो यहाँ पर levels of management की hierarchy डिस्कस हुई है। उसके आगे देखते हैं, the chain should not be violated in the normal course of formal communication। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो चेन होती है स्केलर चेन की, जैसे मान लो यहाँ बैठा है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। तो उन्होंने बोला अगर A को कम्युनिकेट करना है D को तो पहले उसे B के पास जाना पड़ेगा, फिर C के पास, फिर D के पास, है ना। सिमिलरली D को कम्युनिकेट करना है K को तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, पूरा ये रूट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं, चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है आप इस चेन को नहीं तोड़ सकते, वायलेशन के जो रूट है, रास्ता है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा, बट यस ये एक फॉर्मल अप्रोच को अपना के चलता है।
ठीक है। हाउएवर इन इमरजेंसी कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। इमरजेंसी में आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में हम क्या करते हैं। अगर ई को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है जी से तो वो यूज़ करेगा गैंग प्लैंक इमरजेंसी सिचुएशंस में। ओके, बिटवीन टू पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू गैंग प्लैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कैपिटल में लिख देना अगर अलग से गैंग प्लैंक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो, है ना। जिसका क्वेश्चन पूछा जाए उस वर्ड्स को कैपिटल में लिखा करो, उसकी शुरुआती वर्ड्स को। नाउ फॉर एग्जांपल इफ इन XYZ E wants to communicate with R, he will have to follow a path of chain, like first he delivers information to D, to C, then B, A, M, N, O, and then at last E transfers the message to R. But in case of emergency, E can directly contact with R according to the concept of gangplank. तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, आप इसका पिरामिड भी बना सकते हो, आप इसका ट्राइंगल पे दिखा सकते हो कि कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होगा, कैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने आपको मेन क्लासेस में इसका डायग्राम बताया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड हमें उसे भी एक्सप्लेन करना है। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, देन लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, यानी लेबर बार बार छोड़ के न जाए। ठीक है, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। ठीक है, बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। यानी एक बार आप अगर किसी एम्प्लॉय को लेके आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कोई बॉन्ड साइन करवाओ, फिक्स्ड टेन्योर साइन करवाओ। दे शुड बी गिवन ए रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। उनको एक टाइम दो कि आपके पास इतने महीने हैं, आपको रिजल्ट शो करना है कि हाँ आप में तो कोई काबिलियत ज़रूर है। ठीक है, नाउ एनी एडहॉकिज्म इन दिस रिगार्ड विल लीड टू इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज। दिस वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस सिचुएशन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। तो ऑब्वियसली हम इतना खर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय को लाने के लिए, तो येस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसका एक फिक्स टेन्योर सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, if Arnav is hired for the post of executive in a company, then according to this principle he should be kept on the same position for a fixed tenure, say for 1 year, so that he can show results, है ना। तो हम पर्सन को क्यों रिटेन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों हम चाहते हैं कि वो छोड़ के ना जाए उसके टेन्योर से पहले, क्योंकि जो लोग बार बार कंपनी में छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी के बारे में ऐसी धारणा बन जाती है इनका लेबर टर्नओवर तो बहुत हाई है, इनके यहाँ तो एम्प्लॉय टिकते ही नहीं है, ये लोग एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते। जबकि इन एक्चुअल उस एम्प्लॉय को लाने के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग इतनी कॉस्ट बियर की होती है एंड वो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा उसको मिलता है। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ पेड यू, हु हैज़ ट्रेन्ड यू, यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू शो रिजल्ट्स। दैट्स वाई 1 साल का वो बॉन्ड साइन कराते हैं। ठीक है, आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आप भी सब स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ साइनिंग ऑफ बॉन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं काम करते हो तो 2 इयर्स का फ्रेशर्स का बॉन्ड साइन कराते हैं। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट ली, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी थी एंड वहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ली, 2 इयर्स का बॉन्ड साइन किया एंड 11 मंथ्स में ही क्विट कर दी जॉब। ठीक है, उन पर अभी भी केसेस चल रहे हैं बिकॉज उन्होंने बॉन्ड साइन किया था। ही कैन नॉट क्विट द जॉब, ठीक है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन एंड बिफोर द टेन्योर। okay, so that's why it is very important for organization to maintain stability of tenure, जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो टिका रहेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा। बट इट रेयरली हैपन्स दैट अगर टेन्योर साइन किया उसके पहले एम्प्लॉय चले जाए बिकॉज उन्हें पता होता है देयर आर लीगल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग के पास एक टाइम टेबल है? क्या आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, हाँ या ना? सो स्टूडेंट्स, अगर आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपका जो टाइम टेबल है वो ऐसा होना चाहिए कि स्कूल स्टडीज़ और आफ्टर स्कूल स्टडीज़ मैनेज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जाते हैं 7 AM to 2 PM, सो आपका 3 PM तक आप ब्रेक ले लो, देन उसके बाद अगर आप कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसमें लग जाओ,
या फिर अगर आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, उसे आप डायरेक्ट 12th के बाद ही करोगे, तो 12th की प्रिपरेशन करो। एंड चाहे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आपको सिस्टमैटिकली देखने हैं, और ताकि टाइम बाय टाइम देखो, ताकि वो पाइलअप ना हो। क्या होता है कि अगर हमने आज कोई चीज़ पढ़ी, वो हमने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट वाला लेक्चर 2-3 दिन बाद देख लेंगे, पुरानी वाली चीज़ आप भूल चुके हो एंड वो लिंक थी करंट टॉपिक से, प्लस आप भूल गए एंड ऊपर से आप प्रोकास्टिनेट करते गए। इससे क्या होगा, आपके लेक्चर्स पाइल अप होते जाएंगे और उसके साथ साथ आप देख नहीं पाओगे। तो यही है कि हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ना सिर्फ किताबों में बल्कि हमारे रियल करिकुलम में भी, हमारी डेली लाइफ में भी। एंड येस, आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट स्टडी, यू ऑल्सो प्ले। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आप मुझे अब बोलो प्लेइंग मेक्स जैक अ डल बॉय, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। नो, आई ऑल्सो बिलीव दैट यू शुड सर्फ इंस्टाग्राम, यू शुड सर्फ फेसबुक, you should be active on social media, but apart from that, please focus on your studies also, right students? So if you believe that this is correct, please write in the comment box that yes ma'am, we will surely follow what you have told us. Okay, now let's proceed to question number 9. Explain the following principle: discipline and harmony, not discord. So discipline is obedience, application and outward mark of respect. It means obedience to the rules of the organization on the part of both superior and subordinate. तो discipline क्या होता है कि जो organization के नियम है आप उसे follow करो, ठीक है। Discipline is necessary for the smooth running of the organization. According to Fayol, discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements, judicious application of penalties. Discipline does not mean only rules and regulation, but it also means development, commitment on the part of employees towards the organization as well as each other, ठीक है। सो डिसिप्लिन को आप शुरुआत में आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, इट इज़ द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। तो आप ये प्रिंसिपल्स का शुरुआत एक प्रॉपर कर सकते हो विद द पर्सन नेम और उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड जो है, लेबर यूनियन एंटर किए थे एक एग्रीमेंट में जहाँ पे वर्कर्स को अग्री किया गया था टू रिवाइव बिजनेस आउट ऑफ लॉस, यानी वर्कर्स को बोला गया था कि अपन सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान से बाहर निकालेंगे। इन रिटर्न मैनेजमेंट वुड रेज द वेजेस ऑफ द वर्कर। मैनेजमेंट ने बोला अगर आप नुकसान को बाहर निकालने में हेल्प करोगे, हम आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपके वेजेस इंक्रीज कर देंगे। सो डिसिप्लिन मीन्स वर्कर एंड द मैनेजमेंट बोथ विल ऑनर देयर कमिटमेंट्स। यानी डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अगर वर्कर आपके लिए कुछ कर रहे हैं सो आप भी वर्कर्स के लिए कुछ करो, ठीक है। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े मत करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है, और अच्छे से काम करो, आगे बढ़ो एंड उस पर्टिकुलर चीज़ पर टिके मत रहो। ओके, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट रिमूविंग डिफरेंसेस बिटवीन, सॉरी आई सेड वन थिंग रॉन्ग, उधर आएगा टेलर के द्वारा दिए गए थे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट बाय रिमूविंग डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, दिस रिक्वायर्स चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड रिलेट होता है मेंटल रिवोल्यूशन से कुछ, तो मेंटल रिवोल्यूशन में भी यही होता है कि वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन झगड़ा ना करें, आपस में हार्मनी में रहें। तो यही चीज़ आपको समझानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 निकिता वाला क्वेश्चन है एंड ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली हर 2 साल में पूछा जा रहा है, सो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन। सो निकिता एंड सलमान, सो देखिए इसमें नाम कैसे लेते हैं, सलमान एंड निकिता। So yes, Nikita and Salman completed their MBA, started working in a multinational company at the same level. दोनों ने MBA complete किया, MNC में काम करने लगे एक ही लेवल पे, ठीक है। Both are working hard and happy with their employers. Salman had the habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss. ठीक है, तो सलमान क्या करता है, बॉस इसने ऐसे किया, बॉस इसने वैसे किया, बॉस आपको पता है ये ऐसे बोल रहा था आपके बारे में। तो सलमान की आदत थी बैक बाइटिंग करने की, ठीक है। फिर उसके बाद उसको लगता था कि वो अपने बॉस को क्या कर रहा है, इम्प्रेस, द मोस्ट बुद्धू पर्सन एवर। नाउ ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, सब लोगों को पता था कि ये तो पंचायती पर्सन है, ठीक है, तो उसकी धारणा बन गई थी। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वॉज जज्ड बेटर देन सलमान। तो जो पंचायत करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस में, पता नहीं लोग क्यों ही करते हैं। सो जब अप्रेजल हुआ तो निकिता जी आगे बढ़ गई और सलमान
सलमान जी पीछे ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि निकिता बेटर है क्योंकि वो शांति से काम करती है, अपना काम करती है, पंचायत नहीं करती सलमान जी के जैसे. सो इवन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हायर पोस्ट. महाबुद्धू एम्प्लॉय और महाबुद्धू बॉस. ठीक है. सो सलमान उसकी कानाफूसी करके उसको इम्प्रेस करता था एंड वो बॉस बुद्धू था, वो इम्प्रेस हो भी गया. तो बॉस को पता था कि प्रमोट करना चाहिए निकिता को, बट उन्होंने सलमान को प्रमोट कर दिया. और रीज़न पता है क्या दिया? रीज़न बोला कि निकिता तो एक फीमेल है, निकिता तो एक फीमेल है, वो कैसे जॉब हैंडल कर पाएगी, वो अभी तक कैसे कर रही थी आपने देखा नहीं. ठीक है. अगर मैं इस पे एग्रेशन दिखाऊं इस केस स्टडी पे तो आई कैन राइट अ 4 पेज ऐसे. राइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी लिख सकते हैं. नाउ nextly, identify and explain the principles of management which was not followed by this MNC. So MNC was multinational company was not following the principle of equity. क्योंकि आप निकिता को ये बोल रहे हो कि क्योंकि वो फीमेल है इसलिए वो काम नहीं कर सकती. तो अभी तक तो उसने अच्छा परफॉर्म किया कि उसकी अप्रेजल की बातें हो रही हैं. एंड आपने किसको प्रमोट किया एज अ ऑर्गेनाइजेशन? आपने सलमान को प्रमोट किया बिकॉज वो आपको न्यूज़ ला के देता था, अंदर की गॉसिप ला के देता था. ठीक है. सो एज अ manager promoted Salman on the grounds that female will not be able to handle the complication of a higher post. Fuel in this principle clearly stated that manager should be fair and impartial while dealing with their subordinates. There should be no discrimination on the basis of caste, sex, religion, etc. Okay, the principle of equity implies that similar treatment should be assured to employees working at similar positions. यानी अगर कोई एम्प्लॉई ये सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उनको आप सिमिलर ट्रीटमेंट दो, जैसा ट्रीटमेंट आप निकिता को दे रहे हो. तो आप देखो कि उसकी हार्डवर्क की वजह से आप उसे प्रमोट नहीं कर रहे तो चलेगा. अगर उसने अच्छा काम किया फिर भी प्रमोट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक फीमेल है. सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, सो ये वाला अपना था फर्स्ट आंसर. नाउ identify the values which are being ignored quoting to the lines from the above para. ठीक है. सो हमें लाइंस भी बतानी है. तो कौन सी वैल्यूज इग्नोर हुई हैं? वैल्यूज सच एज जेंडर इक्वालिटी, इमोशनल इक्विटी एंड the treatment are violated in the lines. Mohammad Sharif decided to promote Salman, stating being a female, Nikita will not be able to handle the complications of a higher post. बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था मोहम्मद जी के पास. ठीक है. Now, note, principle of equity states that employees should be treated with kindness and equity if devotion and loyalty is expected of them. So, अगर निकिता जी अच्छे से काम कर रही हैं, इनको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? जबकि मोहम्मद शरीफ सर जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उन्होंने एक चीज़ की गलती करी, उन्होंने सलमान को प्रमोट कर दिया. बल्कि सलमान कैसा पर्सन था? जो बैक बाइटिंग करता था, जो पंचायत करता था, एंड इनको सिर्फ इस ग्राउंड्स पे प्रमोट नहीं किया क्योंकि ये फीमेल है. तो ये तो गलत बात है. ठीक है. सो लाइन्स आपको ये वाली लिखनी पड़ेंगी आंसर में कि इस लाइन में ऐसा हाईलाइट हुआ है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट. सो MIQs टोटल 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ आया. एंड स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या आपको ऐसा लगता है कि मैम ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ. एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आता है. बट नहीं भी आ रहा है तो हम उस पर रेक्टिफाई करेंगे. हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएंगे. एंड जैसे हम आपके लिए कम्प्लीटली तैयारी आपको करवाते ही हैं, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स. जब तक के लिए आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे. ये इंडिया का इकलौता फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब चैनल पर फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज. अलॉन्ग विद दैट हमारी वेबसाइट भी है. आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो आपको पूरे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे. और उसके साथ साथ वी प्रोवाइड यू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी और भी ज़्यादा इन्हांस. अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आई नो यू ऑल. एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. गेट कनेक्टेड विद अस. वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज ऑल दी स्टेट बोर्ड्स. हम लोग वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, सो आप उसकी कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.
and the very important thing, everything is available free of cost, quality free education at your comfort of your mobile phone and home. So students, what are you waiting for? Start watching the videos, don't delay your preparation. Till then, all the best. See you in the next video super soon. Subscribe to the channel, like this video. Thank you so much.